क्या भारत खतरे में है? क्या हमारी सरजमी पर आतंक का साया मंडरा रहा है? हालिया धमाकों और एजेंसियों की छापेमारी, पढ़े लिखे लोगों का आतंक के साथ कनेक्शन, इन सारे वारदातों ने देश को झकझोर दिया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या भारत तैयार है इन आतंकवादियों को निस्तनाबूद करने के लिए? क्या भारत तैयार है इन आतंकियों की कमर तोड़ने के लिए? देश की राजधानी दिल्ली में लाल किले के पास हाल ही में हुए कार बम विस्फोट ने पूरे देश की नींद उड़ा दी है। ये सिर्फ एक धमाका नहीं, बल्कि भारत की सुरक्षा व्यवस्था के लिए एक बड़ा अलार्म है। शुरुआती जांच से पता चला है कि हमला सिर्फ गली मोहल्ले के छिपे हुए आतंकवादी यानी स्लीपर सेल का काम नहीं है। इसके तार विदेशों तक जुड़े हो सकते हैं। जांच एजेंसियां इस हमले में पाकिस्तान और तुर्की की संभावित भूमिका की जांच कर रही हैं। अगर यह सच साबित होता है तो यह भारत के लिए एक बहुत बड़ी अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा चुनौती होगी। यह हमला साफ दिखाता है कि आतंकवादी खतरा अभी भी जबरदस्त है और यह सिर्फ घरेलू नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय साजिश का हिस्सा हो सकता है। दिल्ली के हालिया आतंकी हमले के बाद सुरक्षा विशेषज्ञ बेहद चिंतित हैं। उनका मानना है कि भारत इस वक्त दोहरी चुनौती का सामना कर रहा है, अंतर्राष्ट्रीय साजिश और पाकिस्तान का आतंकी रवैया। सुरक्षा विशेषज्ञों का दावा है कि तुर्की और पाकिस्तान के बीच खुफिया और रणनीतिक साझेदारी पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो गई है। इस दोस्ती से आतंकवादी संगठनों को संरक्षण और समर्थन मिलने का खतरा बढ़ गया है। ऑपरेशन सिंदूर जैसी पुरानी घटनाओं में भी यह गठजोड़ सामने आ चुका है। ऑपरेशन सिंदूर में भी तुर्की और पाकिस्तान का दोस्ताना देखा जा चुका है। हमने भगवान कृष्ण से सीखा है कि शिशुपाल की 100 गलतियां माफ की जा सकती है, पर अंत में धर्म की रक्षा के लिए सुदर्शन चक्र उठाना ही पड़ता। हमने पार्लियामेंट का अटैक सहा है अध्यक्ष महोदय, 2008 का मुंबई अटैक सहा है, झेला है, लेकिन अब हमने कह दिया है इनफ इज इनफ। अब हमने सुदर्शन चक्र उठा लिया है अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, हमारी प्रवृत्ति भगवान राम और भगवान कृष्ण से प्रेरित है, जो हमें शौर्य भी सिखाती है और धैर्य भी सिखाती है। इस सीख का अध्यक्ष महोदय, इस सीख का हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी विदेश और अपनी रक्षा नीति में सीधा प्रयोग कर रहे हैं। आज भारत पहले दोस्ती का हाथ बढ़ाता है, लेकिन अगर कोई देश धोखा दे तो उसकी कलाई भी मरोड़ना जानता है। अध्यक्ष महोदय, हमारी नीति स्पष्ट है कि हमने एक समय लाहौर बस यात्रा की भाषा में बात की थी, तो पाकिस्तान ने हमारी उस भाषा को नहीं समझा, तो अब हम उन्हें बालाकोट स्ट्राइक की भाषा में जवाब देंगे। अध्यक्ष महोदय, भारत के लिए शांति हमारी प्रायोरिटी है, हमारी प्राथमिकता है और हमारी शक्ति उसका आधार है। भारत के लिए शांति प्राथमिकता है और हमारी शक्ति उसका आधार है। यह शक्ति हमारे सामर्थ्य से पैदा हुई है अध्यक्ष महोदय, और यह सामर्थ्य पिछले 11 साल में कई गुना बढ़ गया है। मैं ये नहीं कहता हूं पहले नहीं था, पहले था, लेकिन अब कई गुना बढ़ गया। हालांकि तुर्की इन आरोपों को सिरे से नकार रहा है, लेकिन सबूतों की कड़ियां कुछ और ही कहानी कह रही हैं। भारत को अब तुर्की के दावों को हल्के में नहीं लेना चाहिए। इस आतंकी विस्फोट पर पाकिस्तान का रवैया भारत के लिए और भी चिंताजनक है। पाकिस्तान के कई नेता और मीडिया चैनल इस बड़े विस्फोट को एक छोटी घटना बताकर मामले को रफा दफा करने की कोशिश कर रहे हैं। सुरक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि पाकिस्तान का यह रवैया परोक्ष रूप से भारत में अस्थिरता फैलाने की कोशिश कर रहे आतंकवादी संगठनों का मनोबल बढ़ाता है। हालांकि आतंकवादियों का मनोबल कितना भी बढ़ जाए, लेकिन भारत ऐसे आतंकियों और आतंकवादी गतिविधियों से लड़ने के लिए पूरी तरह तैयार है। 1.0 तो देखिए, मैं तो ये कहना चाहूंगा कि मूवी शुरू भी नहीं हुई थी, सिर्फ एक ट्रेलर दिखाया गया था और ट्रेलर के बाद 88 घंटे में वो ट्रेलर खत्म हो गया था। तो आगे आने वाले हालात कैसे होंगे, ये इसके बारे में हम पूरी तैयारी करके बैठे हुए हैं, और अगर कोई ऐसा हमें मौका देता है पाकिस्तान, तो हम उसको भरपूर एक शिक्षा प्रदान करना चाहेंगे उसको कि कैसे एक जिम्मेवार नेशन को अपने पड़ोसियों से बिहेव करना चाहिए। देखिए, जब कोई भी ऑपरेशन होता है उससे कुछ ना कुछ हम शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। तो इस ऑपरेशन में भी हमने कुछ शिक्षा ग्रहण की। जैसे सबसे पहले तो हमने ये लेसन प्राप्त किया कि इसमें
सबसे पहले चीज ये है कि जो डिसीजन मेकिंग है या जो आपने निर्णय लेना है उसके लिए समय बहुत कम है, और निर्णय आपको हर लेवल पे लेना पड़ेगा। क्या आप यहां पे निर्णय ले और फिर नीचे पास करें? नहीं हो सकता। तो हर लेवल पे, हर स्तर पे लोगों को समय के हिसाब से तैयारी करनी पड़ेगी और एक्शन लेने पड़ेंगे, कार्रवाई करनी पड़ेगी। दूसरी चीज जो इंटीग्रेशन बोलते हैं, इंटीग्रेशन का यह मतलब है कि चाहे आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, सीएपीएफ, साइबर, स्पेस, कोई भी हो, उसका इंटीग्रेशन हम जितना जल्दी करेंगे उतना हम इस लड़ाई को बड़े साजे ढंग से लड़ सकेंगे। क्योंकि आज की लड़ाई जो है वो मल्टी डोमेन है। अगर मैं बोलूं सिर्फ आर्मी अकेले लड़ सकती, नहीं लड़ सकती, हम सबको मिलकर लड़ना पड़ेगा। जो सैटेलाइट है वो बताएगी कि कौन कहां पर बैठा हुआ है, और जो उसी प्रकार से जो हमारे साइबर हैं उसका ये है कि क्या मुझे एक, मान लीजिए एक ड्रोन आ रहा है, तो ड्रोन के लिए क्या मुझे फायर करने की जरूरत है या मैं उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम या कहीं लेजर से किल कर सकता हूं? तो बहुत सारी चीजें हैं जो इतनी आपस में घुल मिल गई हैं कि हमें उसमें साथ में बैठ के सोच विचार करना पड़ेगा। तीसरी चीज ये है कि लड़ाई कितने दिन चलेगी ये आज हम नहीं बता सकते हैं। हमने तो लड़ाई तकरीबन मान लीजिए 88 घंटे में की, कल कोई 4 महीने भी चल सकती है, 4 साल चल सकती है। इस चीज को मद्देनजर रखते हुए क्या हमारे पास साजो सामान है उस लड़ाई को लड़ने के लिए? क्या उसके लिए शस्त्र हैं? अगर नहीं है तो उसकी हमें तैयारी करनी पड़ेगी। हमें यह देखना पड़ेगा कि हमें 4 साल की लड़ाई तक के लिए भी तैयारी करके रखनी पड़ेगी। हालांकि ऐसे में यह बात भी स्पष्ट है कि सिर्फ हमला रोकना ही काफी नहीं है, कट्टरपंथी विचारधारा को फैलने से भी रोकना होगा। भारत को अपने ही देश में पल रहे कट्टर सोच वाले मानसिक रूप से दिवालिया हो चुके जिहादियों को पहचान कर खत्म करने की जरूरत, उनका फन कुचलने की जरूरत है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। मेरा नाम है अमृत यदुवंशी। अगर आपको ये खबर पसंद आई हो तो इस खबर को लाइक कीजिए, इस खबर पर अपनी राय कमेंट कीजिए और इसके साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।